Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Economics Easy है। दोस्तों आज की क्लास में हम वही चैप्टर नंबर 7 इन्फ्लेशन एंड बिजनेस साइकिल को कंटिन्यू करने के लिए जा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, कि इन्फ्लेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है अगर इन्फ्लेशन हो जाती है, इन्फ्लेशन की वजह से हमारी इकोनॉमी पे क्या क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ये आज का हमारा टॉपिक है। थोड़ा सा लंबा जाएगा बट है बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, एग्जांपल दे के कहीं कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। ठीक है दोस्तों, कई स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछ रहे थे, सर जैसे आप ये रमेश सिंह से पढ़ा रहे हो, हमारे पास कोई दूसरी बुक है, कोई भी बुक राइटर का, मैं राइटर का नाम नहीं लूंगा, और या फिर रमेश सिंह में अब जैसे 13 एडिशन आ चुका, आपका ये 12th एडिशन है, तो अब क्या करें, आपकी क्लासेस बेकार है? नहीं दोस्तों, पूरी 100% सही है क्लासेस। फर्क क्या होगा कि अगर 12th और 13 एडिशन की बात करें तो टॉपिक सारे सेम मिलेंगे आपको, सिर्फ जहां पर करंट अफेयर और कोविड-19 की बात आएगी वहां पर चेंज आएगा। मतलब अगर मैं कहूं इस बुक से अगर आप पढ़ते हो और 13 एडिशन से पढ़ते हो, सिर्फ 5% का चेंज है, 5%, 95% चीजें वही हैं। 5% क्या है कि जो कोविड-19 के क्राइसिस में क्या इंपैक्ट पड़ा था, तो वो 2021 का डेटा इसमें दे रखा है, आपके में 2022 का डेटा दे रखा होगा। बस ये फर्क होगा, जो मैं आपको अलग से इंस्पायर्ड इकोनॉमिक्स वाला चैनल है उस पर मैं आपको करा दूंगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, सारी की सारी क्लासेस आपको देखनी है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इन्फ्लेशन एंड बिजनेस साइकिल में इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, कि क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे इन्फ्लेशन का, ठीक है, हमारी इकोनॉमी के ऊपर। तो ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा दे रखा है, मैं आपको डिटेल में डिस्कस कराऊंगा, इसके बाद आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसके बाद मुझसे कुछ स्टूडेंट्स ने डाउट भी पूछा था, वो डाउट भी मैं आज क्लास की लास्ट में क्लियर करूंगा। ठीक है, चलो बात करते हैं इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो कहा कि देखो इन्फ्लेशन का जो इफेक्ट है वो हमारे माइक्रो और मैक्रो लेवल दोनों पे पड़ता है, मतलब एक इंडिविजुअल पे भी पड़ता है और एक होल इकोनॉमी के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो उस पर भी पड़ता है। तो आपको ये चीज़ क्लियर है। बात करते हैं सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर कुल मिला के हमारे पास जो टोटल पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ये अराउंड है 16 पॉइंट, यानी कि क्या इफेक्ट पड़ता है इन्फ्लेशन का, इसके लिए 16 पॉइंट है और 16 पॉइंट को हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसके बाद आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की, ऑन क्रेडिटर एंड डेटर। मेरे बहुत से दोस्त ऐसे होंगे यहाँ पर जो वीडियो देख रहे होंगे जो आर्ट्स बैकग्राउंड से होंगे, मोस्टली ज़्यादातर वही होते हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड वाले थोड़े कम होंगे, बट कॉमर्स वालों को पता है क्रेडिटर और डेटर मतलब क्या होता है, बट कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बताता हूँ। पहले आप ये समझो क्रेडिटर और डेटर होता क्या है। देखो आप अपने आप को सोच के चलो, आपका जो भी नाम हो, जैसे मैं मेरी फेवरेट स्टूडेंट का नाम लेता हूँ सिमरन राजपूत का, तो सिमरन राजपूत की बात करता हूँ, तो सिमरन राजपूत, आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो ध्यान से सुनो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मान लो आप सभी लोग सिमरन राजपूत हो और आपने कहीं से पैसा बोरो किया, सिर्फ एग्जांपल है, ज़्यादा भावुक नहीं होना है, आपने कहीं से पैसा उधार लिया, तो आपने जब पैसा उधार लिया तो क्या फ्यूचर में उसे पैसा दोगे या नहीं दोगे? ये सर बिल्कुल देंगे। तो वो व्यक्ति जिससे आपने पैसा उधार लिया वो आपका क्रेडिटर बन जाएगा, वो आपका क्या बन जाएगा? क्रेडिटर। यानी क्रेडिटर वो व्यक्ति होता है जिसको हमें पैसे देने होते हैं, क्योंकि हमने उससे क्या ले रखा है? उधार ले रखा है। दूसरा, आप मान के चलो कि आपने किसी को उधार दिया, आपने अपने किसी फ्रेंड को उधार दिया, मान लो सिमरन राजपूत ने अपनी फ्रेंड कशिक को क्या दिया? पैसे दिए। तो जब उसने पैसे दिए तो अब ऐसे में कशिक को जब वो देखती है तो वो क्या सोचती है कि कशिक क्या है? उसकी डेटर है। डेटर क्यों है? क्योंकि उससे पैसा लेना है। यानी आपको दो पर्सन समझ आएंगे, क्रेडिटर वो व्यक्ति जिसको आप पैसा दोगे क्योंकि आपने उधार लिया हुआ है, और डेटर वो व्यक्ति जिससे आप पैसा लोगे क्योंकि आपने उसे पैसा उधार दिया हुआ है। आप बात समझो क्रेडिटर और डेटर मतलब क्या होता है। अब आप खुद सोचो जरा दिमाग से, अभी मेरे बताने से पहले वीडियो को पॉज करके सोचो कि क्या इंपैक्ट पड़ेगा इन्फ्लेशन का क्रेडिटर और डेटर पे। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो क्रेडिटर तो अपना पैसा दे चुका, अब क्रेडिटर जब 1 साल बाद आप उसे पैसा दोगे तो ऐसे में 1 साल में उसकी पैसों की वैल्यू कम होगी ज़्यादा होगी? सर इन्फ्लेशन की वजह से पैसों की वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो जब हम क्रेडिटर को पैसा 1 साल बाद देंगे तो क्रेडिटर को अगर हम 1 लाख रुपए देंगे तो रियलिटी में उस 1 लाख से उसकी जो परचेजिंग पावर है वो सिर्फ 90,000 की बची है। मान लो इन्फ्लेशन रेट 10% है, तो क्रेडिटर को नुकसान पहुंचा। जब हम बात करते हैं डेटर की, यानी जिससे जो हमें पैसे देगा, तो ऐसे में क्या होगा, जो डेटर है जो हमें पैसा देगा तो इससे हमें नुकसान हो जाएगा। देखो क्रेडिटर की बात करते हैं, क्रेडिटर को जब हम पैसा देंगे तो क्रेडिटर को नुकसान होगा, लेकिन हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे कि हम अगर उसे पैसा दें तो हमें फायदा होगा। लेकिन कोई अब हमें पैसा देगा, हमारा डेटर अगर हमें पैसा देगा 1 साल बाद, तो हमारे पैसों की वैल्यू कम मिलेगी हमें। तो इसमें फायदा किसको होता है? बताओ, फायदा किसको होता है? अल्टीमेट आप अगर दे रहे हो तो क्रेडिटर को फायदा, और आप अपने प्रोस्पेक्टिव से सोचो तो जब आप किसी को पेमेंट करोगे तो आपको फायदा पहुंचेगा, लेकिन आपको कोई पेमेंट करेगा तो आपको घाटा होगा इन्फ्लेशन की वजह से। वही ये पॉइंट लिखा हुआ है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि लेंडर जो है वो लेंडर सफर करेगा और जो बोरोअर है उसको उसका बेनिफिट पहुंचेगा। यानी जो उधार लेने वाला, आप लोगों ने उधार लिया आपको बेनिफिट पहुंचेगा, लेकिन आपने उधार दिया तो आपको घाटा पहुंचेगा।
क्लियर है। चलो इसके बाद बात करते हैं ऑन लैंडिंग। ऐसे कई सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो क्या करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो लोन देने का काम करते हैं, तो इन्फ्लेशन की वजह से जो उनकी कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। अब आप एक बात सोचो, अगर आपने किसी बैंक से उधार लिया और बैंक को आप 1 साल बाद पेमेंट करोगे, तो क्या लगता है आपको कि बैंक को जब आप पेमेंट करोगे तो उतना ही पैसा बैंक वाला मांगे जितना पहले दिन बोला था उसने? हाँ बिल्कुल मांगे, लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से उसके पैसों की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो ऐसे में बैंक को क्या हो गया, घाटा पहुंच गया। तो इन्फ्लेशन की वजह से लैंडिंग वाले लोग होते हैं उनको घाटा पहुंचता है। लेकिन इस घाटे को हम सेट ऑफ कर सकते हैं कैसे? लेट सपोज इन्फ्लेशन रेट है 3% और रेट ऑफ इंटरेस्ट वो चार्ज करते हैं 7%, तो ऐसे में उसको घाटा नहीं पहुंचेगा। तो ये था लैंडिंग का। तीसरा है ऑन एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है जो इकोनॉमी में सभी लोग हैं वो कुल मिला के कितनी डिमांड कर रहे हैं। तो कहा जाता है कि जब इन्फ्लेशन होता है तो एग्रीगेट तो कहा जाता है कि जब इन्फ्लेशन होता है तो जो हमारी एग्रीगेट डिमांड है वो बढ़ जाती है। आपको मैंने लास्ट कुछ क्लासों में बताया भी था आपका बेस बनाने के लिए कि जब जब हमारे यहाँ पर इन्फ्लेशन होता है तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, इसीलिए तो वो माल ज़्यादा खरीदते हैं। तो ऐसे में उनकी जो एग्रीगेट डिमांड है वो बढ़ जाती है। तो वही लिखा हुआ है कि इन्फ्लेशन की वजह से जो हमारा एग्रीगेट डिमांड है वो कंपैरेटिवली क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और सप्लाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और यही रीज़न है हमारे इन्फ्लेशन होने का, क्योंकि मैंने आपको बताया इन्फ्लेशन के 3 रीज़न होते हैं, जिसमें एक रीज़न क्या होता है, डिमांड पुश इन्फ्लेशन होता है। चौथा आ गया इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट पे क्या असर पड़ेगा इन्फ्लेशन का? तो आपको बता दूं कि इन्वेस्टमेंट बूस्ट हो जाएगी। बूस्ट क्यों रहेगी? क्योंकि लोगों की जेब में पैसा आ जाएगा। देखो क्या होता है, इन्फ्लेशन जब आती है तो ऐसे में रेट बढ़ जाते हैं। रेट बढ़ते हैं तो लोगों की जो इनकम है, जो सप्लायर उनकी इनकम बढ़ जाती है, तो वो अब पहले से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट क्या हो जाती है, बूस्ट हो जाती है। अब क्या होता है, जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो लोग डिमांड ज़्यादा करते हैं। जब डिमांड ज़्यादा करेंगे तो लोगों का प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा, ज़्यादा बिके तो उनकी जेब में पैसा आएगा सप्लायर की। सप्लायर क्या करेगा, नई नई यूनिट खोलेगा जिससे प्रोडक्शन लेवल बढ़ेगा, तो सप्लायर को तो फायदा पहुंचेगा, उसका इन्वेस्टमेंट लेवल बढ़ जाएगा। और जब इन्फ्लेशन होता है तो ऐसे में कॉस्ट ऑफ लोन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। रियलिटी क्या है इसके पीछे का, ये मैं आपको आने वाले चैप्टर के दरमियान बताऊंगा, क्योंकि जब मैं आपको WPI CPI बताऊंगा तो आपको ये पॉइंट ज़्यादा क्लियर हो पाएगा, ठीक है, जो कि नेक्स्ट क्लास में होगा। इनकम की बात करते हैं। देखो जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है तो इनकम भी बढ़ती है। आप कहोगे नहीं सर ऐसा नहीं होता, फिलीपींस कर्व याद करो, मैंने आपको फिलीपींस कर्व कराया था कि जब भी इन्फ्लेशन बढ़ती है तो कॉरस्पॉन्डिंगली एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, लोगों को रोजगार ज़्यादा मिलता है। अब आपको उसके पीछे का रीज़न बताता हूँ क्या होता है। रीज़न ये होता है कि जब भी इन्फ्लेशन बढ़ती है तो इससे कॉस्ट ऑफ गुड्स बढ़ जाती है। हाँ, जब महंगे रेट पर माल बिकेगा तो प्रॉफिट मार्जिन सप्लायर का बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। तो ऐसे में सप्लायर क्या करेगा, नई नई यूनिट्स खोलेगा, नई नई फैक्ट्रीज खोलेगा, जिसमें लोगों को ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, तो लोगों की जो इनकम है वो बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर अब हम सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, ठीक है। अगर हम एक कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें तो क्या होता है कि कंज्यूमर क्या बोलता है अपने एम्प्लॉयर से कि एम्प्लॉयर ऐसा है कि मेरी जो इन्फ्लेशन है, मेरी क्या मतलब सबकी जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ रही है, तो अब मेरी जो सैलरी है उसको भी बढ़ाओ, मेरी सैलरी है उसको भी बढ़ाओ। तो जब सैलरी बढ़ जाती है तो नॉमिनल इनकम तो बढ़ जाती है, लेकिन रियल इनकम जो है वो उतनी की उतनी रहती है। रियल इनकम का मतलब है कि जैसे मान के चलो मैं 10,000 रुपये सैलरी पे काम करता हूँ, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि महंगाई की वजह से मेरी सैलरी बढ़ा के 13,000 करो, तो मेरे एम्प्लॉयर ने 13,000 बढ़ा दी, मतलब मेरी नॉमिनल इनकम तो बढ़ गई, लेकिन मेरी जो परचेजिंग पावर जो पहले 10,000 की थी क्या वो बढ़ी? मैं 13,000 से भी आज उतने ही गुड्स खरीद पा रहा हूँ जितने मैं 10,000 में खरीद पा रहा था। मतलब कहने का कि मेरी रियल इनकम सेम रहेगी, बट नॉमिनल इनकम यानी 13,000 की इनकम वो मुझे बढ़ी हुई नजर आएगी। तो इनकम पे ये इफेक्ट पड़ता है। इसके बाद है सेविंग्स। सेविंग की अगर हम बात करें तो सेविंग कहा जाता है कि अगर आप घर में सेव करके रखते हो पैसा, तो ये बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात है कि घर में आप अपने गुल्लक में पैसा जमा करो, उससे कुछ भी नहीं होगा। हर साल उसकी वैल्यू कम होती है, क्योंकि इन्फ्लेशन जैसे बढ़ता जा रहा है उतनी जो सेविंग आपकी, मान लो आज आपने 10,000 रुपये सेव किए घर पे रखे हुए हैं, तो उसकी वैल्यू जो है वो आने वाले साल के अंदर इन्फ्लेशन रेट की वजह से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उसकी वैल्यू दिन पर दिन कम होती जाएगी। तो कहा जाता है घर में पैसा रखना बिल्कुल बेकार होता है। तो वही लिखा हुआ है, होल्डिंग मनी डज नॉट रिमेन एन इंटेलिजेंट इकोनॉमिक डिसीजन। घर पे पैसा रखना कोई ये इंटेलिजेंट डिसीजन नहीं कहलाता है, क्योंकि मनी की जो वैल्यू है वो दिन पर दिन क्या होती जाती है, कम होती जाती है। इस वजह से लोग अपने पैसे को कहाँ डालते हैं, बैंक में डालते हैं। फ्रीक्वेंटली किस में डालते रहते हैं, बैंक में डालते रहते हैं, क्योंकि बैंक वाला क्या करता है उसके अगेंस्ट आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देता रहता है। बट आपको मैं एक बात बता दूं, बीइंग अ इकोनॉमिक्स स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए कि अगर बैंक सेविंग अकाउंट पे 4% का ब्याज दे रहा है तो आपको ये चेक कर लेना चाहिए कि उस साल इन्फ्लेशन का रेट क्या है। मान लो इन्फ्लेशन का रेट 7% है
और बैंक आपको ब्याज दे रही है 4%, यानी आपके पैसों की वैल्यू 7 रुपए से कम हो रही है, लेकिन बैंक वाला आपको कितने रुपए दे रहा है उसके बदले में 4 रुपए, तो आप अभी भी 3 रुपए के लॉस में। तो ऐसे में बैंक में पैसा डालना बेकार है, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है म्यूचुअल फंड या ऐसे ही पैसा डालना जहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 7% से भी ज़्यादा हो। तो कहा जाता है कि अभी वो एक अलग चीज़ है, बैंक में अगर आप पैसा डालते हो तो बैंक वाला आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, और इसी को बोलते हैं शू लेदर कॉस्ट। शू लेदर कॉस्ट मतलब आपके जूते घिस जाते हैं वहाँ पर बैंक में जा जाके पैसा डिपॉजिट करने में। क्लियर है? इसके बाद है ऑन एक्सपेंडिचर। अब इन्फ्लेशन का क्या इंपैक्ट पड़ता है एक्सपेंडिचर पे, वो भी बात कर लेते हैं। एक्सपेंडिचर पे इंपैक्ट ये पड़ता है कि हम लोग अपना खर्चा जो है वो ज़्यादा करने लगते हैं। खर्चा ज़्यादा कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। इन्फ्लेशन की वजह से आज जो एडिबल ऑयल जो मुझे 110 रुपये का पड़ता था, आज की डेट में महंगाई की वजह से सेम एडिबल ऑयल मुझे 200 रुपये का पड़ता है। तो बताओ मेरा खर्चा ज़्यादा हुआ नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो ऐसे में मेरा कंजम्पशन लेवल मैं क्या कर दूंगा? कम कर दूंगा। कोशिश करूंगा कम से कम एडिबल ऑयल खाने की, क्योंकि उससे क्या हो रहा है? खर्चा ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि वो चीज़ क्या हो गई है? महंगी हो गई है। तो कहा जाता है कि जब भी कीमतें बढ़ती है तो लोग अपना कंजम्पशन लेवल कम कर देते हैं, उतना खाते हैं जितना उनके लिए ज़रूरी है, वो फालतू में नहीं खाएंगे। तो इन्हें एक्सपेंडिचर लेवल क्या होता है? लोगों का कम हो जाता है। बात करते हैं टैक्स की। तो टैक्स में क्या होता है हमारे पास? टैक्स की अगर हम बात करें तो पहले टैक्स के पॉइंट को समझाने से पहले मैं आपको दो चीज़ें समझा देता हूँ। टैक्स में दो चीज़ें आती है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब वो टैक्स होता है जहाँ पर आप अपने बर्डन ऑफ टैक्स को शिफ्ट नहीं कर सकते एक पर्सन से दूसरे पर्सन की ओर, और इनडायरेक्ट टैक्स होता है जहाँ पर आप अपने बर्डन या टैक्स के इंसिडेंस को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हो। जैसे आपका जीएसटी हो गया। जीएसटी क्या होता है कि पहले कौन पे करता है? होलसेलर पे करता है, फिर अपने वो बर्डन को रिटेलर पे डाल देता है, फिर रिटेलर पे करता है, फिर फाइनली वो किससे रिकवर कर लेते हैं? कंज्यूमर से। तो जहाँ पर आप अपने टैक्स के बर्डन को रिकवर या शिफ्ट कर सकते हो उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। लेकिन जब हम बात करते हैं इनकम टैक्स की, तो अगर वो इनकम टैक्स मेरी इनकम पे लग रहा है तो मैं उसको किसी और के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकता, वो डायरेक्टली मेरे ऊपर लगेगा। उसका इंसिडेंस और जो टैक्स का खर्चा है वो मुझे ही पे करना पड़ेगा, उसे बोलते हैं टैक्स, डायरेक्ट टैक्स। तो कहा जाता है कि टैक्स के ऊपर इन्फ्लेशन का क्या इंपैक्ट पड़ता है? इंपैक्ट ये पड़ता है कि जो टैक्स पेयर है उसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स पहले से ज़्यादा देना पड़ता है। बात करते हैं अगर मैं एक पार्ले जी का बिस्किट भी खरीदूँ तो उस पर क्या लगा होता है? टैक्स लगा होता है, इनडायरेक्ट टैक्स लगा होता है। तो वो पार्ले जी बिस्किट भी मेरे लिए महंगा हो जाएगा, कोई भी आइटम मेरे लिए महंगा हो जाएगा जिसमें जीएसटी इंक्लूड है। तो ऐसे में मेरी जो रियल इनकम है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो जो मेरा स्लैब है वो बढ़ जाएगा। आप जानते हो डायरेक्ट टैक्स में जो इनकम टैक्स होता है वो 3 स्लैब से चलता है आपका, जिसमें एक 10% का स्लैब होता है, एक 20% का स्लैब होता है और एक 30% का स्लैब होता है। तो जो स्लैब रेट होता है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। जैसे आप जानते हो 2.5 लाख तक की जो इनकम होती है उस पर हमारा जो टैक्स रेट होता है वो नील होता है। 2.5 से 5 लाख तक की इनकम पे क्या होता है हमारा टैक्स रेट? वो होता है 20%, और 10 लाख से ऊपर होता ही वो रेट हो जाता है 30%। तो क्या होता है हमारे पास कि टैक्स का जब बर्डन बढ़ता है तो हमारा जो स्लैब है वो भी बढ़ने लग जाता है। तो इसकी वजह से जो टैक्स पेयर है उसकी जेब में कटौती होने लगती है पैसों की। यही सारी चीज़ें लिखी। अब क्या है, यहाँ पर स्वेटिंग की वजह से थोड़ी गीला हो गया, इस वजह से मैं थोड़ा इसे पढ़ नहीं पा रहा हूँ। बाकी आप इसको एक बार रीड कर लेना, आपको प्रॉपर समझ आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए मैं एक इलाज कर देता हूँ। चलो आ जाओ, अब इधर आ जाओ। ये आपको समझ आ गया? ठीक है। इसके बाद अब हम बात करते हैं ऑन एक्सचेंज रेट की। एक्सचेंज रेट की बात करते हैं। एक्सचेंज रेट में क्या होता है कि देखो, एक्सचेंज रेट का मतलब होता है कि आप $1 खरीदना चाहते हो तो $1 के बदले आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, उसे बोलते हैं एक्सचेंज रेट। तो क्या होता है, इन्फ्लेशन की वजह से जो हमारी इंडियन करेंसी है वो डिवैल्यू हो जाती है। डिवैल्यू क्यों हो जाती है? क्योंकि देखो अब क्या है, इन्फ्लेशन की वजह से हमारे जो पैसे हैं, पहले जितना माल हम खरीद पाते थे अब उतना नहीं खरीद पाएंगे, उससे कम खरीदेंगे। तो ऐसे में हमारे पैसे क्या हो जाएंगे? डिवैल्यू। अगर मान लो डिवैल्यू मैं तब बोलूँगा जब हमारे यहाँ पर फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम चलता है, और अगर हमारे पर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम चलता है तो उसको क्या बोलेंगे? डेप्रिशिएट करेंगे। तो क्या होता है ऐसे में जो हमारा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है हम उस पर काम सारा छोड़ देते हैं। कुल मिलाकर आपको इतना जानना है कि एक्सचेंज रेट में हमारी जो इंडियन करेंसी है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? डेप्रिशिएट हो जाती है, यानी कम हो जाती है। एक्सपोर्ट की बात करते हैं। अच्छा, एक्सपोर्ट हमारा बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? उसके पीछे का लॉजिक समझने की कोशिश करो। लॉजिक ये है कि क्या होता है कि जब हम बाहर माल भेजते हैं तो अब मान लो इन्फ्लेशन की वजह से हमारा माल महंगा हो गया तो अल्टीमेटली क्या हो गया? गुड्स के प्राइस बढ़ जाएंगे। जब आज अगर मान लो मैं एक्सपोर्ट करता हूँ 100 बोटल्स की जिसकी कीमत है 100 रुपीज़, तो मुझे कितने रुपए मिलेंगे भाई? 100 × 100 कर दो, 10,000 रुपये मिलेंगे। लेकिन महंगाई की वजह से अब उन्हीं बोतलों की जो प्राइस है वो 110 रुपये हो गए। तो अब 100 × 110 कर लो, यानी अब आपको 11,000 रुपये मिलेंगे। तो क्या होता है कि अगर आपका इन्फ्लेशन आता है तो ऐसे में आपके एक्सपोर्ट से मिलने वाला जो नेट प्रोसीड्स हैं, जो पैसा है वो पहले से ज़्यादा मिलता है। लेकिन याद रखना ऐसे में एक्सपोर्ट ऑर्डर भी कम हो जाते हैं। इसके एक डिमेरिट भी है, एक्सपोर्ट ऑर्डर कम हो जाता है। मतलब सामने वाली पार्टी देखती है कि अगर इंडिया अपना माल महंगा करके बेच रही है इन्फ्लेशन की वजह से, तो वो अपना एक्सपोर्ट तो फिर भी इम्पोर्ट तो करेगा, मतलब हम लोग एक्सपोर्ट तो करेंगे, लेकिन
जितना पहले करते थे उसका लेवल कम हो जाएगा, लेकिन फिर भी हमें प्रॉफिट होगा क्योंकि इन्फ्लेशन का इफेक्ट उस चीज़ को क्या कर देगा, नलीफाई कर देगा। तो वही लिखा हुआ है, एक्सपोर्ट क्या होता है हमारा पहले से ज़्यादा बढ़ जाता है और ये हमारे लिए एक पॉजिटिव इंपैक्ट होता है। ठीक है, बात करते हैं इंपोर्ट की। अब इंपोर्ट क्या होता है, इंपोर्ट हम कम करते हैं। क्यों, अब सुनो बात। देखो, अगर हम बाहर से माल मंगाते हैं तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। अब क्योंकि इन्फ्लेशन आ गया तो इंपोर्ट ड्यूटी का भी रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अभी हमने पीछे पढ़ा था ना, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों बढ़ाएंगे तो इंपोर्ट ड्यूटी हमारा क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो इंपोर्ट ड्यूटी जब बढ़ेगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, लोगों का प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। तो लोग सोचें कि हम जो माल बाहर से मंगा रहे हैं, क्यों ना हम वो माल खरीदें जो इंडिया में बनता है, जिससे हमें उसकी कॉस्ट थोड़ी कम पे करनी पड़े, क्योंकि जीएसटी तो उस पर भी पे करना है, एटलीस्ट इंपोर्ट ड्यूटी वाला जो रेट है वही हम बचा लें। तो इंपोर्ट हमारा कम हो जाता है और ऐसे में फ़ायदा ये पहुंचता है कि जो हमारे इंडियन इंडस्ट्रीज़ हैं और मेक इन इंडिया प्लान को क्या मिलता है, इनिशिएट मिलता है। ठीक है, इसके बाद है 12th ट्रेड बैलेंसेस। ट्रेड बैलेंस क्या होता है, जितनी भी डेवलप्ड इकॉनमीज होती है ना, जैसे यूएस की बात करें, चाइना की बात करें, रशिया की बात करें, फ्रांस की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की, जर्मन की, यूके की, इंग्लैंड की, ये जितनी भी डेवलप्ड इकॉनमी है इनके यहाँ पर ट्रेड बैलेंस हो जाता है। जब भी इन्फ्लेशन हो जाती है तो इनका जो ट्रेड बैलेंस है वो फेवरेबल आता है। ठीक है, ट्रेड बैलेंस का मतलब होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या होता है कि जब इन्फ्लेशन आती है तो हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम हो पाता है, क्योंकि एक्सपोर्ट तो हम ज़्यादा करना चाहते हैं लेकिन लोग हमसे खरीदना नहीं चाहते क्योंकि माल महंगा हो गया। तो ऐसे में जो हमारा बीओपी वो नेगेटिव आ जाता है, मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड। देखो, बीओपी और बीओटी में डिफरेंस होता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ ओनली गुड्स, बीओपी होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर है, तो अभी हम गुड्स की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जो डेवलप्ड इकॉनमी होती है उनका तो बीओटी पॉजिटिव आ जाता है, फेवरेबल आता है, लेकिन जो डेवलपिंग जैसे हम इंडिया है तो हमारा क्या आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है। ठीक है, तो ये अनफेवरेबल सिचुएशन आ जाती है हमारे साथ। एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, इन्फ्लेशन की वजह से कहा जाता है कि जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है और अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है। आपको याद है लास्ट क्लास में मैंने आपको फिलिप्स कर्व पढ़ाया था, ये देखो फिलिप्स कर्व। और फिलिप्स कर्व में क्या मैंने आपको बताया था कि इन्वर्स रिलेशन होता है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का, कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगी अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। लेकिन याद रखना, फिलिप्स कर्व जो है उसको चैलेंज कर दिया था कि लॉन्ग टर्म के अंदर ये फिलिप्स कर्व काम नहीं करेगा। याद है, ये दो इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने, मैंने लास्ट क्लास में ये चीज़ बताई थी आपको। तो ये क्या है, जो फिलिप्स कर्व ये शॉर्ट रन कंसेप्ट है। तो कहा जाता है कि शॉर्ट टर्म के अंदर तो एम्प्लॉयमेंट आपका बढ़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि नायरू का कॉन्सेप्ट आ जाता है। या उम्मीद करता हूँ आपने लास्ट क्लास हमसे ली होगी तो आपको पता होगा ये कॉन्सेप्ट। वेजेस की बात करते हैं। देखो, एक जो आप कह सकते हो जो लेबर है, वो लेबर अपने मालिक को क्या बोलेगा, भाई इन्फ्लेशन होगी सर, अब मेरी जो वेजेस है वो बढ़ाओ, मजदूरी बढ़ाओ, तो वो मजदूरी बढ़ा देगा। अब एक बात तो हमें देखने में क्या लग रहा है कि पहले जो मजदूरी 10,000 मिलती थी अब 11,000 मिलने लगी। हाँ, नॉमिनल इनकम बढ़ गई है लेकिन रियल इनकम हमारी कम हो गई, क्योंकि हम जो चीज़ पहले 10,000 से खरीद पा रहे थे अभी हम 11,000 में भी उस चीज़ को नहीं खरीद पाएंगे क्योंकि महंगाई बढ़ गई है। तो नॉमिनल इनकम तो बढ़ जाती है, नॉमिनल वेजेस तो बढ़ जाती है, लेकिन रियल वेजेस नहीं बढ़ती है। इसीलिए जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं तो गवर्नमेंट उनको साल में 2 बार क्या देती है, डीएनएस अलाउंस देती है, जिसको हिंदी में बोलते हैं महंगाई भत्ता, कि आपकी सैलरी के साथ साथ जैसी महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से हम आपको कंपनसेट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसे देंगे और वो महंगाई के हिसाब से निकाला जाता है। दैट इज कॉल्ड डीएनएस अलाउंस। इसके बाद आता है ऑन सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, देखो इन्फ्लेशन का, जब भी इन्फ्लेशन होती है तो लोगों की जॉब छूट जाती है। जब जॉब छूटती है तो लोग अपनी रोजमर्रा के काम को करने के लिए, अपनी लाइवलीहुड को चलाने के लिए वो क्या करते हैं, वो एम्प्लॉयमेंट ढूंढते हैं। जब उन्हें नहीं मिलती तो वो खुद का काम धंधा शुरू करते हैं। तो कहा जाता है कि जब भी इन्फ्लेशन हमारी बढ़ती है तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी क्या हो जाता है, बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि लोगों को फोर्सफुली वो काम करना पड़ता है। बाद में वो चीज़ हमारे लिए एक पॉजिटिव इंपैक्ट लेकर आती है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे तो यस, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हमारा बढ़ जाता है। 16वां पॉइंट है ऑन द इकॉनमी। इकॉनमी पर उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है। अब देखो, इसमें जो लिखा हुआ है बहुत लंबी चौड़ी कहानी, मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ। याद रखना, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। डेवलपिंग कंट्री के लिए इन्फ्लेशन एक बहुत खराब सिचुएशन है। तो याद रखना कि कभी भी इन्फ्लेशन अगर इंडिया में होती है तो वो सीधा सा हमारी इकॉनमी के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा लॉन्ग रन के अंदर। शॉर्ट रन के अंदर कुछ चीज़ें अच्छी भी करेगा लेकिन ज़्यादातर चीज़ें वो क्या करके जाएगा, खराब करके चला जाएगा। तो आई होप गाइस कि आपको ये समझ आ गया होगा कि इन्फ्लेशन की वजह से हमारी इकॉनमी पर उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया। चलो, अब जो हमारी प्रथा है उस हिसाब से हम इसको क्या करते हैं, टिक करते हैं। लेकिन अभी रुको, क्लास खत्म नहीं हुई, अभी क्लास खत्म नहीं हुई। लास्ट क्लास में बच्चों ने डाउट पूछा था मुझसे कमेंट सेक्शन में, जरा उनके डाउट मुझे क्लियर करने दो। 2 बच्चों ने डाउट पूछा था। एक ने पूछा था सर स्टैग इन्फ्लेशन क्या होती है, और एक ने पूछा था स्क्यूड इन्फ्लेशन क्या होती है। तो देखो, मैं आपको पहले ये टॉपिक दिखा देता हूँ, हमारी बुक में ये टॉपिक का है। देखो, स्टैग इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि जब हमारे पास ग्रोथ जो है वो नहीं हो रही है, ठीक है, और ना के बराबर हो रही है, लेकिन इन्फ्लेशन दबा के बढ़ती आ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता ही जा रहा है, इससे बोलता है स्टैग इन्फ्लेशन। कोविड-19 के टाइम पर हमारे यहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ रहा था लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट कम होता जा रहा, बढ़ता जा रहा था और ग्रोथ ना के बराबर हो रही थी, दैट इज स्टैग इन्फ्लेशन। दूसरा डाउट मुझसे किसी ने पूछा था सर स्क्यू
इन्फ्लेशन क्या होती है। तो स्क्यू इन्फ्लेशन के बारे में यहाँ से पढ़ लो। स्क्यू इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें मार्केट में जो अचानक से बहुत महंगी हो जाए और कुछ ऐसी चीज़ें जो मार्केट में अचानक सस्ती हो जाए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मार्केट में जो फूड प्रोडक्ट्स हैं वो सारे महंगे हो गए, लेकिन बात करें जो क्लोथ्स हैं, जो हमारे सोफ़ा सेट हैं, बेड्स हैं, ये सस्ते हो गए क्योंकि लोग इनकी डिमांड कम करने लगे थे और फूड्स आइटम की डिमांड ज़्यादा करने लगे थे। तो एक ऐसी इन्फ्लेशन जहाँ पर कुछ आइटम पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है और कुछ आइटम पर डिफ्लेशन जैसी सिचुएशन देखी जाती है, उसको बोलते हैं स्क्यू इन्फ्लेशन। बोलो क्लियर है? तो आई होप कि आपके दोनों के दोनों डाउट क्लियर हो गए और जो हमारा आज का टॉपिक था कि इन्फ्लेशन का क्या हमारी इकोनॉमी पर इंपैक्ट पड़ता है, वो भी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और इसी तरह से हम दिन में 2 बार वीडियोस लेकर आते हैं, सुबह 9 बजे और शाम 6 बजे। और इसी तरह मैं आपके पास ये जो इंडियन इकोनॉमी रमेश सिंह है, ये पूरी 21 चैप्टर मैं कंप्लीट करूँगा इसी सेशन के अंदर। ठीक है दोस्तों? सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और पसंद आ रही तो प्लीज़ शेयर कर देना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे और भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप उन पर भी हमसे जुड़ सकते हो। सो गाइस, आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।